नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था का लेक्चर नंबर 11 को देखेंगे और ये अंतिम है। तो 11 लेक्चर के माध्यम से आपके प्रीलिम्स को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पूरे टॉपिक को कवर करते हुए कराई जा चुकी हैं। तो आप अगर इसको नहीं देखें तो जरूर जाके देख लें, क्योंकि परीक्षा के पहले ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है कि आप इसका रिवीजन करते रहें। क्योंकि अगर आप रिवीजन से चूकेंगे तो जो हर बार की तरह होता है कि सर सिली मिस्टेक से 2-4 क्वेश्चन रह गया और पीटी रुक गया, तो वो उन चीजों से बच जाएंगे। देखिए, अब इसके बाद जो क्लास हमारी होगी सुबह सुबह वो ज्योग्राफी से शुरू होगी। तो ज्योग्राफी की चीजें शुरू हो रही हैं, तो पीछे आप पॉलिटी की चीजें देख लीजिए, हिस्ट्री चल रहा है उसको देखते रहिए। इसके पीछे करंट अफेयर्स की जो चीजें हो चुकी हैं वो देख लीजिए, क्योंकि अब फिर नए करंट अफेयर की चीजें होंगी तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में अगर आप डेली जो है ये जो रेगुलर आ रहे हैं वो वीडियो तो देखिए देखिए, साथ साथ जो पीछे हो चुके हैं उनको भी यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देखने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो चुकी है, यूपी स्पेशल हो चुका है, जनसंख्या से संबंधित चीजें हो चुकी है, तो बहुत डिटेल से चीजें कराई गई हैं। और अगर आप एक बार यहाँ सब देखेंगे तो विश्वास मानिए कि जो भी बच्चे 10-20 नंबर से फेल होते थे 10-20 क्वेश्चन, तो वो एकदम बढ़त वाली स्थिति में रहेंगे। बस आप जो है धैर्य पूर्वक चीजों को देखते रहिए और पीटी का इंतजार मत करिए। क्योंकि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि पीटी के समय भूत की तरह चीजों को कवर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चीजें उतनी फ्रूटफुल होती नहीं। क्योंकि पीटी के समय में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऐसे में आपका बिखरना तय होता है और कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है, और वही कंफ्यूजन जो है आपको परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन से बाहर करा देता है। तो कोशिश करिए अभी से चीजों को करते रहिए। टाइम टेबल के बारे में जान ही रहे हैं, सुबह जो है 9 बजे और शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे डेली जो है आप लोग की कक्षाएं हो रही हैं। तो ऐसे में इस समय बना रहना बहुत जरूरी है। अब संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान जो है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, इसमें संशोधन का भी प्रावधान किया गया है। तो हमारा संविधान कठोर और जो लचीला है उसके बीच में है, मतलब दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो संविधान में लिख गया उसका संशोधन नहीं है। तो ये जो है नम्यता को दिखाता है, मतलब लचीलेपन को दिखाता है। और वही आप कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 20, ये भाग याद रखिएगा, अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की जो है वो शक्ति प्रदान की गई है। तो भाग 20 और आर्टिकल 368 कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन द्वारा। तो ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन को लेकर 3 प्रकार के जो है वो प्रकार हैं। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना भी आवश्यक है। मतलब अगर आप संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं तो वो दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो जो हमारा सबसे पहला जो संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 19 क, 19 ख और 9वीं अनुसूची को जो है संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है वो लघु संविधान कहा जाता है, और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है, तो पहले वोट देने का अधिकार उन वयस्कों को होता था जो 21 वर्ष की आयु में हो, मतलब 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, मतलब 20 वर्ष की। लेकिन वर्तमान में क्या है कि अब जो है आप जो है 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप जो है बालिग हैं, और ऐसे में आप वोट दे सकते हैं। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब लाया गया, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है उपबंधित किया गया। तो कब किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो हुआ कब, तो 2002 में हुआ। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए
प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री से जो मंत्रिमंडल का अधिकतम विस्तार हो सकता है वो 15% और न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रावधान किया गया है, कहाँ किया गया है? 91 संविधान संशोधन के द्वारा। और इसको मैंने पीछे भी कराया है, तो अगर आप पीछे की क्लासेस आपके जेहन में होंगी तो आप वहां से लिंक कर पा रहे होंगे। अधिकतम 15, जैसे कोई भी मंत्रिमंडल बनेगी तो अधिकतम जो भी विधानसभा होंगे या जो संसद के सदस्य होंगे उनका 15% से अधिक नहीं होगी, और किसी भी कीमत में 12 सदस्य तो एटलीस्ट होने ही चाहिए मंत्री मंडल में या मंत्रिपरिषद में। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 97वां संविधान संशोधन किसके लिए है? सहकारी समितियों से है। 100वां संविधान संशोधन कब है? तो भारत और बांग्लादेश से जो है, जो हमने सीमा समझौता किया है, ये 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 101वां जो संविधान संशोधन किससे है? तो जीएसटी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी को जो है हम संविधान के तहत जो प्रक्रिया लाई गई, तो वो कब लाई गई थी? तो उसके लिए जो संशोधन हुआ था 101वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन जो है संशोधन अधिनियम 2018 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात की गई है। तो 101 क्या है? जीएसटी है। 100 क्या है? जो 100वां संविधान संशोधन है, तो वो बेसिकली है भारत और बांग्लादेश के बीच जो हमने सीमा समझौता किया है वो है। 102 क्या है? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया, वो सामान्य श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं, जो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी लाई गई, तो उसके तहत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। कितना? तो 10% का आरक्षण। इसको भी आप देखेंगे। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की जो अवधि है वो 10 वर्ष तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो लोकसभा या विधानसभाओं में जो आरक्षण की बात है, तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा उसे 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और जबकि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को जो है वो संविधान में आगे नहीं बढ़ाया गया। पहले ये नियम था ना कि 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन मूल के होते थे उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा मनोनयन के द्वारा, तो उस व्यवस्था को जो है अब समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। इसी तरीके से जो हमारा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल किया गया है। तो ये भी है। और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 106वां 106 संविधान संशोधन क्या है और ये किसके लिए लाया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। ये होमवर्क है, क्योंकि देखिए ये क्या है ना कि ऐसे 4 दे देगा और कह देगा मिलाइए। तो अब 106 हो चुका है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अब आप लोग कहेंगे सर उसको भी बता दीजिए, तो कुछ चीजें आपके होमवर्क के लिए होती हैं ताकि आप लोग भी जो है कम से कम बुक थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि जब किताब पे जाएंगे तो और भी चीजें आप वहां देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायक होंगी। आधारभूत संरचनाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में कब किया था? तो 1973 में किया था। आगे बढ़ने से पहले अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे ये जो बैच चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, एक तो हमारा आरओ को लेकर के है और दूसरा हमारा मुख्य परीक्षा का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ डेली आपको टास्क दिया जाता है, आप लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है बताई जाती है। आपका आधा 1 नंबर भी कट रहा है तो क्यों कट रहा है, साथ ही साथ आप और ज्यादा इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है वहीं तक नहीं रोका जाता है, आपको उसका मॉडल आंसर भी दिया जाता है ताकि वो आप 1-2 बार उसका रिवीजन कर लें
और वो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये सब बहुत ही उपयोगी बैच है, नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप इसको जो है ज्वाइन करें। इस तरीके से आप कुछ कॉपी लिख करके दिखाएंगे, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो ये सारे प्रयास जो है संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं, तो आप लोग इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाएं। अब आते हैं राजभाषा के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो राजभाषा किस संविधान में है? तो संविधान के भाग 17 में किस आर्टिकल से है? तो 343 से 351 के बीच है। तो ये बहुत जरूरी है, ये दोनों डाटा कई बार पूछे गए। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच का जो व्यवस्था है वो राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 वन के तहत संघ की राजभाषा हिंदी। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? राजभाषा। तो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? तो देवनागरी होगी। तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 344 है, तो जो राजभाषा के गठन का प्रावधान है, तो वो राष्ट्रपति को अधिकृत करता है कि आप आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा आयोग का जो है वो गठन कर सकते हैं। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त संसदीय समिति का प्रावधान है राजभाषा पर, तो वो कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो वो 30 सदस्यों से मिलकर के बनेगी, इसका ध्यान रखना है आपको। इस समिति में लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। तो ये भी मेंशन है कि लोकसभा के 20 और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। और अनुच्छेद 345 में जो है राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। तो एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच या संघ का राज्य के बीच जो पत्रादि की जो भाषा होगी उसका उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल 346 में है। 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का जो है वो प्रावधान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हिंदी को जो है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ये डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अनुच्छेद 348 के तहत जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। तो जो हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती हैं, तो वहां भाषा संबंधी जो उपबंध किए गए हैं कि कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 348 है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 341 के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान में जो जज साहब लोग जो है खूब अंग्रेजी बोलते रहते हैं, उसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 341 में कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, तो उसकी सभी कार्रवाइयां किस भाषा में होगी? अंग्रेजी में होंगी। 350 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लिखित है। तो इसको भी देखेंगे कि मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को लेकर के जो प्रावधान है वो कहाँ है? तो 350 में है। फिर अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, जब मतलब हमारा जो संविधान का गठन हुआ था, तो उस समय जो है 14 भाषाओं को ही जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। लेकिन जब 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 2067 द्वारा सिंधी को जो है सिंधी भाषा को, मतलब 21वें संविधान संशोधन
1967 के द्वारा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, तो जो 21वां है उसमें सिंधी को लाया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को लाया गया, को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी इससे जो है वो जोड़ा गया। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर ओडिया किया गया। तो जो उड़िया भाषा पहले था उसका नाम परिवर्तित करके अब ओडिया भाषा कर दिया गया है। और वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 96वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। अब थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन को देखते हैं। तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ा करके विकास को निचले स्तर पर ले जाना। जो पंचायती राज की व्यवस्था है, आप सभी जान ही रहे होंगे कि इसका जो उद्देश्य है कि तृणमूल स्तर तक जो है वो शासन सत्ता को पहुंचाया जाए और तृणमूल स्तर के लोगों को जो है इसमें भागीदार बनाया जाए। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ड के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाग 9 से ये याद रखिएगा कि भाई पंचायतें कहाँ हैं, तो भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ड के बीच में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बहुत महत्वपूर्ण है कि 73वां जो संविधान संशोधन है ये जानिए कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसके तहत जो है वो संविधान में सबसे पहले तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये याद रखिएगा। और इसमें जो 16 नए अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए। किसमें? भाग 9 में। अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है वो पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। तो त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का जो सुझाव है वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। और इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद है कि कहीं किसी कंडीशन में जो है वो मध्यवर्तीय स्तर पर जो है वो जो पंचायत की संरचना उसको स्किप किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आप लोग को वही अपवाद बताना है, उसके लिए शर्तें क्या हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार जो है वो प्रदान कर सकता है। तो जो पंचायतों को जो विषय दिए गए हैं वो 29 विषयों पर जो है अधिकार दिए गए हैं। लेकिन ये अधिकार जो है पूरी तरीके से राज्यों के द्वारा अभी भी हस्तांतरित नहीं किए गए। इसको लेकर के पंचायतें जो है राज्यों पर आरोप भी लगाती हैं। लेकिन क्या करिए, कोई भी अपना जो है अधिकार देना नहीं चाहता, वही चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कब तक होल्ड करेंगे। जब संविधान में चीजें मेंशन है तो एक समय के बाद ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होनी ही होनी है। तो जो पंचायतों का या जो नगर पालिकाओं का जो वास्तविक स्वरूप है तभी जाकर के सही मायने में वो निकल करके आएगा। अनुच्छेद 243 ग के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य की विधानमंडल तैयार करता है और पंचायतों का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा जो है वो लिया जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो पंचायतों का चुनाव होता है तो वो राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कराया जाता है और उसका निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकारें लेती हैं। इसी तरीके से जो सांसद विधायक होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो निर्वाचन आयोग कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है परंतु उन्हें समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। इसी प्रकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो पंचायतों में वित्तीय स्थिति की जो स्थिति है उसकी जांच करने के लिए पंचायत मतलब वित्त आयोग गठित किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 के तहत है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में जो है राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 40 कहता है वो क्या कहता है कि पंचायतों के गठन की बात की गई है। मतलब वो राज्य को निर्देश देता है ऐसा करने के लिए। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और ये सुझाव था ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। फिर एक समिति गठित होती है अशोक मेहता के अध्यक्षता में
और वो द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करती है, तो उसका भी याद रखिएगा। और मेहता समिति के बाद संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो जो 1963 में जो संथानम समिति थी, उसका ये कहना था कि भाई जो राज्य है, तो राज्यों को थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ वित्तीय अधिकार दिए जाए, और राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की जो स्थापना की अनुशंसा की गई थी वो संतानम समिति के द्वारा ही की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, इसका भी याद रखेंगे, क्योंकि अब ये सब प्रश्न जो नए बनेंगे वो यहां से बनेंगे कि राज्य वित्त निगम की जो व्यवस्था की गई थी वो किस समिति के द्वारा की गई थी, पंचायतों के लिए, तो संतानम समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से किया था, तो नागौर के राजस्थान से किया था। कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ, ये तो मैंने बताया ही पीछे। और पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति कब की गई थी, तो 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सुझाव दिया था। जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो उसका सुझाव 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दिया था। और 88 में गठित पीके थंगुन समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। तो मतलब जो थंगुन समिति 88 में या फिर जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तो ये दोनों समितियों ने जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। और इन्हीं की अनुशंसाओं को आधार बना करके 1900 जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। GV.K. राव समिति का गठन 1985 में किया गया था, जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की है। जो 5 वर्ष की चीजें हैं कि भाई प्रत्येक जो पंचायत होगी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। हालांकि अपरिहार्य स्थितियों में इसको घटाया जा सकता है और या विघटन किया जा सकता है इनका। तो इसकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, तो GV.K. राव समिति। ये कब होती है, तो 85 में आती है, 1985 में। और 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब 73वां संविधान संशोधन हो गया जिसमें पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान हो गया, तो उसके बाद जो है इसका अनुपालन करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो वो मध्य प्रदेश था। अनुच्छेद 243 घ के अनुसार पंचायतों तथा अनुच्छेद 243 ने 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो पंचायत है या नगर पालिका, वहां महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो किसके तहत, 243 घ 3 के तहत पंचायतों में और 243 न 3 के तहत नगर पालिकाओं में। हालांकि कहीं कहीं ये जो आरक्षण जो है 50% तक है। जैसे बिहार में महिलाओं को पंचायतों में या नगर पालिकाओं में 50% तक जो आरक्षण दिया गया। ऐसे कई ऐसे स्टेट है जहां ये व्यवस्था है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। भाई जैसे आप देखा जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, सांसद बनने के लिए, और सांसद में भी लोकसभा का सांसद बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा मतलब विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा से सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपको मुखिया बनना है, तो मतलब कोई भी पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम आप 21 वर्ष के आपको होना ही चाहिए। और भारतीय संविधान में जो है प्रधानमंत्री की उम्र को निर्धारित नहीं किया गया है कि किस उम्र का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि वहाँ सांसद की उम्र लिखी गई है 25 वर्ष, और सांसद ही जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अगर कोई 25 वर्ष का युवा सांसद बनता है और उसके लिए जो है वो उसको बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है, तो 25 वर्ष का व्यक्ति भी जो है हमारे भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो सकता है। और फिलहाल अभी तो नहीं हुआ है, अब इन फ्यूचर देखते हैं। अनुच्छेद 243 टय के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। तो राज्यपाल द्वारा जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 343 टय के तहत है। और शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली, तो देखिए अब पंचायतों की व्यवस्था को आपने देख लिया। अब शहरी स्थानीय
सुशासन प्रणाली को देखते हैं तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वें द्वारा पंचायतों को, 74वें द्वारा जो है वो नगर पालिकाओं को। सन एक ही है, 1992। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क जोड़ा गया, 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9 में पंचायत है, 9 क में नगर पालिका है। 11 भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में जो है आप देखेंगे, सॉरी 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में जो है वो नगर पालिका है। 11वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका वो पंचायतें हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतें, 12वीं अनुसूची में जो है वो नगर पालिका है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पुनः अनुच्छेद 243 के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतें जो हैं वो शामिल हैं। नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित है। हालांकि इसे समय से पूर्व जो है वो विघटित किया जा सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम जो है 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ था। तो देखिए, जैसे जिस तरीके से 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख है, उसी तरीके से 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है। किसके लिए? नगर पालिकाओं के लिए। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना की गई थी तो वो मद्रास में की गई थी, न कि वेस्ट बंगाल में। क्योंकि होता क्या है कि बंगाल आ जाएगा, बंबई आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न, आई थिंक ये 2021 के पीसीएस में आया था कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो मद्रास में की गई थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है वो क्या कहा जाता था, तो इनको पिता कहा जाता है। मतलब स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात है, जैसे एससी, एसटी या ओबीसी, तो हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। और ये संभवतः अंतिम टॉपिक है, संभवतः क्या अंतिम ही टॉपिक है आपके राज्य व्यवस्था की कक्षा का। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। तो ये भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और यदि अनुच्छेद की बात हो तो 330 से 342 तक। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में और लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है किसके तहत, तो लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत और विधानसभाओं में 332 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 338 में क्या है, एससी आयोग। मतलब एससी आयोग कहाँ है, तो 338 में है। अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। तो 338A में क्या है, एसटी आयोग है। और ये जो है 89वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। और 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त कर सकेगा। तो जो ओबीसी आयोग के गठन करने का जो प्रावधान है वो कहाँ है, मतलब वो 340 में है। और आर्टिकल जो 340 है वो राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति देता है कि वो ओबीसी के लिए जो है आयोग गठित कर सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था तथा 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए, जो ओबीसी आयोग है उसका गठन तो 1993 के संसदीय अधिनियम के द्वारा ही किया गया था, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो ये मिला 2018 को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 ख या 338 बी जोड़ करके जो है उसके सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हित प्रावधान किए गए। तो ये भी है। तो 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है तो वो ओबीसी के लिए जो है
जो एक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो गठन की बात की गई है वो इसी के तहत की गई है, और इसमें जो है संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकती है। तो कोई भी जाति को अगर एससी जाति घोषित करना है, अनुसूचित जाति में घोषित करना है, तो जो राष्ट्रपति होगा वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, और फाइनल डिसीजन कौन लेगा, वो प्रेसिडेंट ही लेंगे, लेकिन परामर्श जो है वो राज्यपाल से लेते हैं। इसी तरीके से 342 वन के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में भी जो है वो विनिर्दिष्ट करने की शक्ति। तो अगर किसी को किसी जाति को एसटी आयोग में लाना है, मतलब एसटी जाति में, तो वो कैसे आएगा, तो वो भी राज्यपाल के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति जो है फाइनल मुहर लगाएंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और इस लेक्चर के माध्यम से जो आपके राज्य व्यवस्था की चीजें हैं वो समाप्त होती हैं। और अब जो हमारा क्लास आएगा मॉर्निंग में वो ज्योग्राफी को लेकर के आएगा। तो आप लोग जो है निरंतर बने रहिए, चीजों को देखते रहिए। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी थी, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लें। साथ ही साथ जो है हमारे कुछ लिंक्स है, ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, दूसरा जो है यूट्यूब है समृद्धि आईएएस का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और तीसरा जो हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सब चैनल जो है आपकी तैयारी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही उपयोगी है, और यहाँ देख ही रहे होंगे निरंतर जो है कंटेंट पढ़ता रहता है। टेलीग्राम जो है हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, क्योंकि यहाँ हमारे जो एडमिन्स हैं, हमारे द्वारा जो कोई भी अपडेशन होता है, कोई वैकेंसी आती है, उसके बारे में कोई जानकारी रहती है, आयोग की कोई सूचना रहती है, या जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ दी जाती हैं। तो ऐसे में ये सारे जो लिंक हैं बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल है। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। किसी वीडियो को लेकर के आप सुझाव देना चाहते हैं, या किसी आपको लगता है कि सर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। सबसे अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।